हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप देख रहे हैं एपी कैरियर क्लासेज। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कक्षा 12 क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट लेसन कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के पार्ट 6 का, जिसमें हम यह स्टडी करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, उसे हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक करिएगा। तो आइए आज वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट करते जाएंगे इसे। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए दो बातें उल्लेखनीय हैं। इसकी दो कंडीशन होती है कि जब वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में हो, और दूसरी कंडीशन होती है कि जब वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में हो। नोट करेंगे इसे। तो इसकी दो स्थितियां हमारी होती हैं। नंबर 1, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरी स्थिति इसकी होती है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम बारी बारी से दोनों स्थितियों के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम यह सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद यह जानेंगे कि निरक्षीय स्थिति में जब द्विध्रुव रहेगा तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो नोट करेंगे इसे। अब बारी बारी से दोनों स्थितियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नोट करते जाएंगे इसे। तो नंबर 1 हमारी कंडीशन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पर आपका जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएगा। क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो इसमें हम वही सूत्र सीखेंगे, उसी सूत्र के बारे में जानेंगे कि हमें उस सूत्र को किस प्रकार से प्राप्त करना है। तो इसे मान लेंगे
कि माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। नोट करते जाएंगे साथ में। इसमें यही मानेंगे कि माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। क्लियर है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 है। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 है। फिर से समझ लेंगे इसे। माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ मान लिया गया कि दो आवेश हमारे एक माइनस और प्लस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है और एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। अब ये 2l इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया। इसी P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू के कारण तीव्रता हमारी E1 है और माइनस क्यू के कारण तीव्रता E2 है। यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी। अब प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी हमारी क्या होगी? तो यहाँ देखिए, अब माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O लिया गया है। O से स्मॉल r दूरी बिंदु P स्थित है। अब प्लस क्यू आवेश जो हमारा बिंदु B पर है, तो पूरी O से P तक की दूरी r है। r में से यह l दूरी कम हो जाएगी क्योंकि यह मध्य बिंदु O है, तो यह भी l होगा, इधर भी l होगा, तो l दूरी कम हो जाएगी, आ जाएगा r माइनस l, तो हो जाएगा r माइनस l। अब माइनस क्यू आवेश के लिए दूरी हो जाएगी r प्लस l, क्योंकि माइनस क्यू आएगा तो r यहाँ और l इधर बढ़ेगा, तो r प्लस l हो जाएगा। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल लेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर हो जाएगा, तीव्रता का फार्मूला आपको पहले बताया गया था, 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो प्लस क्यू के लिए दूरी हमारी r माइनस l है, तो r माइनस l का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आ जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान, अब इसके लिए दूरी हमारी r प्लस l है, तो r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे तो E1 माइनस E2। अब E1 देखिए किधर है, E1 हम निकालेंगे तो BP दिशा में हो जाएगा हमारा, ये BP दिशा में, और जब हम E2 निकालेंगे तो हो जाएगा PA दिशा में। नोट कर लेंगे इसे। फिर से समझ लेंगे
प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी आपके लिया गया, तो प्लस क्यू आवेश जो हम लेंगे यहाँ से, तो इसकी दूरी क्या होगी, पूरा दूरी P से O तक की दूरी R है, और यहाँ से O से B तक की दूरी L आएगी हमारी, तो R में से L कम हो जाएगा, तो यह शेष दूरी हमारी हो जाएगी BP के लिए, प्लस क्यू आवेश के लिए। तो प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी निकालेंगे R माइनस L, और इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के लिए दूरी हो गई R प्लस L। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला बताया गया था 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ तीव्रता E1 है, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, आर मतलब दूरी, दूरी अब यहाँ हमारी R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह BP दिशा में है। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस L का होल स्क्वायर, यह PA दिशा में हो जाएगा। नोट कर लेंगे यहाँ तक। अब इसकी हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझते जाएंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि तीव्रता E1 तथा E2 एक ही रेखा के अनुदिश तथा विपरीत दिशा में है, एक ही रेखा के अनुदिश तथा विपरीत दिशा में है, इसलिए इसकी परिणामी तीव्रता जो होगी दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी, इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर होगा E1 माइनस E2। तो अब E बराबर E1 का मान रखेंगे 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर माइनस L का होल स्क्वायर था, माइनस E2 का मान 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम E बराबर निकालेंगे, तो 1/4πε0 के इंटू क्यू दोनों जगह है, तो दोनों जगह से इसे कॉमन निकाल लिया जाएगा, तो आएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू कॉमन। अब यहाँ बचेगा हमारा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है। E बराबर आएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा r माइनस L का होल स्क्वायर, r प्लस L का होल स्क्वायर। इसका यहाँ गुणा होगा तो r प्लस L का होल स्क्वायर माइनस r माइनस L का होल स्क्वायर होगा। E बराबर आएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2rl। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl बटे ये एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कटेगा, 2rl जोड़ेंगे तो 4rl हो जाएगा। नोट कर लेंगे यहाँ तक, पहले एक बार फिर इसे समझ लेंगे।
तो यहाँ देखिए वहाँ जो दोनों तीव्रता अभी निकाला गया, तो दोनों तीव्रता हमारी जो एक ही रेखा पर तो है, लेकिन क्या है, विपरीत दिशाएं में है। तो जब दोनों तीव्रता एक ही रेखा पे होंगी, विपरीत दिशा होगी, तो दोनों कोई अंतर ही हमारी परिणामी तीव्रता होता है। तो यहाँ लिखा गया चूंकि तीव्रता E1 तथा E2 एक ही रेखा के अनुदिश तथा विपरीत दिशा में है, इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर होगा E1 माइनस E2। तो E बराबर E1 का मान रखा गया, E1 का मान निकाला गया था अभी 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर माइनस E2 का मान रखा गया 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। E बराबर आया 1/4πε0 के इंटू क्यू, यह दोनों जगह से कॉमन कर लिया गया, तो यहाँ हमारा बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर माइनस यहाँ बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। E बराबर आ गया 1/4πε0 के इंटू क्यू। अब इन दोनों का हम एलसीएम लिए, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका यहाँ गुणा हो गया r माइनस एल का होल स्क्वायर। E बराबर इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे 1/4πε0 के इंटू क्यू। अब इसको तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और ये हो जाएगा एक बार a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। E बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू, इसको जो कहते हैं उतारेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का अंदर गुणा करेंगे, तो जब माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा होता है तो जो चिन्ह होता है वह बदल जाता है, प्लस रहता तो माइनस होता, माइनस रहता तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, या माइनस तो प्लस हो गया 2rl। r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस कटेगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ए कट गया। आगे देखेंगे। हमारा E बराबर आएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू। अब यह 2rl जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 4rl अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम यह मान लें कि जो एल स्क्वायर का मान है वह r स्क्वायर से बहुत छोटा हो, देखेंगे क्योंकि एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर, इसलिए इसके कहने का मतलब यदि एल स्क्वायर का मान r स्क्वायर से अत्यंत छोटा हो, तो जब बहुत छोटा होगा तो उसकी गणना हम नहीं कर सकते, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू, इंटू ये आ गया 4rl बटे एल स्क्वायर छोड़ेंगे तो आएगा r की पावर 4 हो जाएगा। एल स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो r स्क्वायर का स्क्वायर, तो r की घाते 4 आ जाएगा, r से इसको डिवाइड करेंगे तो एक r कटेगा, r क्यूब बचेगा। E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू, अब इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2ql अपान r क्यूब। अब ये 2ql जो होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव P के बराबर होता है, यहाँ लिख देंगे E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2, और इसके स्थान पे आ जाएगा P अपान r क्यूब। यहाँ लिख देंगे चूंकि P बराबर होता है 2ql। अब निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है, निर्वात के लिए k बराबर 1, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p अपान r क्यूब न्यूटन प्रति
कूलाम। यहाँ भी मात्रा ले लेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हमारा रहा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। फिर से समझ लेंगे इसे। यहाँ देखिए ई बराबर आया 1/4πε0 k इंटू क्यू, या 2RL 2R जो लगेगा 4RL अपान R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब यदि हम यह मान लें कि L² का जो मान है वह R² से अत्यंत छोटा हो तो L² की हम गणना नहीं करेंगे। तो जब उसकी गणना नहीं करेंगे तो L² को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ लिखा गया क्योंकि L² वेरी वेरी लेस देन R², इसलिए अब L² को नगण्य मान सकते हैं। तो E बराबर आएगा 1/4πε0 k इंटू क्यू इंटू 4RL। अब यहाँ से L² छोड़ेंगे तो R² का स्क्वायर R की पावर 4 होता है। R से इसको काटेंगे तो एक घात कम हो जाएगी, 3 घात बचेगी। E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 k इंटू इस 4 को लिखा गया 2 इंटू 2QL R3। अब ये 2QL जो होता है यह P का मान होता है। तो E बराबर आ गया 1/4πε0 k इंटू 2, इसके स्थान में पूरा आ गया P, तो 2P/R3। यह वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक हो गया। और वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 2P/R3 न्यूटन प्रति कूलाम। नोट करेंगे। दूसरी स्थिति हमारी है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग डाल लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका व्यंजक प्राप्त किया जाएगा। हम यहाँ मानेंगे फिर वही कि माना -Q तथा +Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर, मान लेंगे हम कि माना -Q तथा +Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। क्या सुना आपने कि माना -Q तथा +Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ से मिला लेंगे इसे। E1 E2 E थीटा कोण, फिर से समझ लेंगे। माना -Q तथा +Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित हैं
जिसका परावैद्युतांक k है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यह थीटा तो यहाँ थीटा माना लेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 है। तो जब हम प्लस क्यू लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 निकालेंगे, तो यह दूरी हमें नहीं पता, तो पहले हम दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे BP, चाहे BP निकालें या AP निकालें, दोनों का मान आपस में बराबर आएगा। यह थीटा है तो यह लंब हो गया, यह आधार और यह कर्ण हो गया। तो हम पहले BP बराबर AP का मान निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। अब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 बराबर आएगा हमारा 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे दूरी हमारी आ गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E1 बराबर आएगा 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान, जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 बराबर आएगा 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस क्यू आवेश कारण निकालेंगे, फिर भी हमारी वही दूरी यही आएगी AP BP PA दोनों आपस में बराबर है। यह हम निकाले हैं BP दिशा में और ये हमारा निकलेगा PA दिशा में। तो E2 बराबर आ गया 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर से समझ लेंगे इसे। यहाँ आपका BP बराबर PA, चाहे आप BP का मान निकालें या PA, दोनों आपस में बराबर होंगे। जब यहाँ थीटा है, ये सीधा लंब है, तो हमारा क्या हो गया? कर्ण हो जाएगा लंब और आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाले हैं, तो कर्ण का मान निकालने के लिए अंडर रूट होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो BP बराबर PA बराबर आ गया लंब का स्क्वायर आर है, आधार हमारा यल आएगा, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब प्लस के आवेश के कारण तीव्रता हमारी क्या है? E1 है, और जो E1 तीव्रता है यह P दिशा में है। तो E1 बराबर आ गया 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान दूरी का स्क्वायर होता है, दूरी हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E1 बराबर आएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हमारा समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 निकालेंगे, तो 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान दूरी तो हमारी सेम है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E2 बराबर आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट खत्म, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नोट करेंगे यहाँ तक। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों के मान आपस में तो सेम आए हैं, लेकिन दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। तो अब E1 और E2 को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर देंगे। तो जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करेंगे तो हमारा इसका ऊर्ध्वाधर घटक आएगा E1 साइन थीटा और क्षैतिज घटक आएगा E2 साइन थीटा। नोट करते जाएंगे।
थीटा ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हम यहाँ से प्राप्त पाए हैं कि E1 और E2 के मान आपस में बराबर आए, लेकिन दिशाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। इसलिए अब E1 और E2 को हम समांतर और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटक हमारा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, जो मान में बराबर लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण परस्पर क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। और हमारा क्षैतिज घटक आएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। यह दिशा समान होने के कारण, मतलब एक ही दिशा में होने के कारण दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसलिए हमारी परिणामी तीव्रता आ जाएगी, परिणामी तीव्रता E बराबर आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E बराबर E1 का मान आया था 1/4 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस E2 का मान cos थीटा प्लस E2 का मान E2 का मान हम रखेंगे तो E2 का मान आया 1/4 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा। अब दोनों की वैल्यू आपस में समान है, तो दोनों जोड़ेंगे, एक यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, तो एक एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो E बराबर आएगा 1/4 के इंटू 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा। नोट करेंगे यहाँ तक। E बराबर आया हमारा 1/4 के इंटू 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा। E बराबर आएगा 1/4 के इंटू 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा। और कास थीटा बराबर फार्मूला आपका होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या था, वहाँ यल था, कर्ण का मान निकाले थे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसकी जगह आ जाएगा यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई बराबर आ जाएगा 1/4 के इंटू, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 2Q यल। अब इसके अंडर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2, तो इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। फिर यदि हम यह मान लें कि यल स्क्वायर का मान क्या बहुत छोटा हो, या लिखेंगे चूंकि यल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, यदि यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से अत्यंत छोटा हो, इसलिए यल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। तो इसको यहाँ छोड़ देंगे तो आ जाएगा E बराबर 1/4 के इंटू 2QL किसके बराबर होता है, P के। यहाँ से एल स्क्वायर छोड़ेंगे तो आएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 एक कटेगा। E बराबर आएगा 1/4 के इंटू P अपान आर क्यू। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। अब निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, लिख लेंगे। अब निर्वात के लिए K बराबर 1, इसलिए E बराबर आएगा 1/4 इंटू P अपान आर क्यू। मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलम। नोट कर लेंगे, फिर से इसे एक बार समझ लेंगे। तो E बराबर मान हमारा निकला था 1/4 के इंटू 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा।
ई बराबर इसको उतार लिया गया 1/4 पाई के इंटू 2Q यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कास थीटा का मान हमारा आया है यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई के 2Q यल का गुणा किए तो 2Q यल, और इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे इसकी अंडर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 होगा। दोनों समान है, 1/2 पावर यहाँ से, एक पावर यहाँ से, तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो पावर आपस में जुड़ जाती है, तो आ जाएगा पूरे की पावर 3/2। यदि हम यह माने कि यल स्क्वायर का मान जो है वह आर स्क्वायर से बहुत छोटा हो, तो जब बहुत छोटा होगा तो उसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए यल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ई बराबर आएगा 1/4 पाई। अब ये 2QL जो होता है हमारा P बराबर मान होता है, तो इसके स्थान पे P लिखा गया। P बराबर हो गया P/r स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर 1/4 पाई के इंटू P/r3। निर्वात के लिए के बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो निर्वात के लिए के बराबर 1, इसलिए ई बराबर 1/4 पाई न्यूटन प्रति कूलम। तो यह रहा है आज का हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी और निरस्थिर स्थिति में किस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जो कुछ भी बताया गया इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग इसका पार्ट 1, 1, 2, 3 नहीं देखे होंगे वो यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे एपी कैरियर क्लासेज कक्षा 12 फिजिक्स, तो वहाँ से उन्हें पार्ट 1, 2, 3 मिल जाएगा। धन्यवाद।